हेलो दोस्तों, मैं रोहित राज आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि साइंस पढ़ाऊँगा और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ख़ास होगा। और ये जो है ना एसएससी बीएसएससी, ठीक है, ये सब में भी साइंस पूछा जाता है, उसके लिए भी परफेक्ट है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। चलिए, बोला गया है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच किस पे निर्भर करती है, जो बताइए। ध्वनि की पिच किस पे निर्भर करती है? ध्वनि की पिच किस पे, क्या लय पर या आयाम पर या तरंग दैर्घ्य पर, किस पे निर्भर करती है, जो बताइए। चलिए, तो बोलिएगा ध्वनि की पिच फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। किस पे? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आइए कुछ हम इसके बारे में जान लेते हैं। ध्वनि का पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, पिच ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या पतला कहा जा सकता है, तीक्ष्ण कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए, जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि तरत्व बढ़ जाता है। ठीक है, ध्वनि का तरत्व बढ़ जाता है और ध्वनि तीक्ष्ण यानी पतली हो जाती है। ठीक है, आवृत्ति बढ़ती है तो उसका तरत्व बढ़ता है, तरत्व बढ़ने से ध्वनि तीक्ष्ण हो जाती है यानी पतली हो जाती है। ठीक है, बच्चों और महिला की पतली आवाज़ का कारण है क्या? पिच। ठीक है, अब आवाज़ पतला होने का कारण क्या है? बोलिए। पतला, बोलिएगा पिच। ठीक है, ध्वनि के पिच का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, पिच का तीव्रता से कोई संबंध नहीं है, कहीं लिखा हुआ है? चलिए, नहीं। आइए, ध्वनि की गुणता, ठीक है, अधिस्वर पर निर्भर करती है। ठीक है, तीव्रता तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि धीमी या मंदन अथवा तीव्र प्रबल सुनाई देती है। ठीक है, ध्वनि का तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ध्वनि का तीव्रता क्या होता है? आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, H2O2 क्या बोला गया? दूसरा क्वेश्चन, H2O2 का यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या? H2O2 ऐसे लिखा हुआ है का Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? 2HCl + O2। ठीक है, H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है? क्या बेस के रूप में कार्य कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, अम्ल एसिड के रूप में, या एक ऑक्सीकारक के रूप में? चलिए बताइए किसके रूप में कारक काम कर रहा है H2O2? चलिए, आइए तो यहाँ देखिए तो क्या हो रहा है, बोलिए। एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। देखिए तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में मेरा काम कर रहा है, पूछिए कैसे, बताइए कैसे काम कर रहा है, जो बताइए। कैसे काम कर रहा है? देखिए, यहाँ H2 है, यहाँ क्या है? H2 है, यहाँ O2 अलग हो गया। ठीक है, यहाँ O2 अलग हो गया और Cl आके जुट गया। ठीक है, इस अभिक्रिया में H2O2 एक अपचयक के रूप में काम कर रहा है। अपचयक का रूप में मतलब क्या होता है बताइए? O2 का जुड़ना या O2 का घटना। ठीक है, उसी को बोलते हैं, हम पढ़ाए थे ना ऑक्सीडेशन क्या होता है। जो ऑक्सीडेशन आपको हम बताएं हैं, ऑक्सीडेशन मतलब O का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, और रिडक्शन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना और O2 का हटना। इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए, बोला गया है किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाता है। बोले ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है मतलब इसमें O वाला में त्याग रहा है, हाइड्रोजन वाला में ग्रहण कर रहा है। देखिए, कोई दिक्कत? अभी हम बताएं अपचयन प्रक्रिया मतलब रिडक्शन। कोई दिक्कत? आइए, अपचयन होने पर अणु, परमाणु, आयन पर धन आवेश का मान घट जाता है यानी ऋण आवेश का मान बढ़ जाता है। देखिए, क्या Na+
प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, Na हो जाएगा। यदि प्लस रहेगा तो ये हट जाएगा, कोई दिक्कत, मतलब कि किसी को दे सकता है, और निगेटिव है तो मतलब ले सकता है। ठीक है, ये सब वर्ड याद रखिएगा। प्लस मतलब दे सकता है, किसी को देने का क्षमता रखता है। कोई दिक्कत? आइए, किसी परमाणु आयन या इलेक्ट्रॉनों का निकालना अर्थात पृथक होने को ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण होने पर परमाणु, अणु या आयन धन आवेश का मान बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, अथवा ऋण आवेश का मान कम हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता बढ़ती है और संयोजकता में यह वृद्धि पृथक किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाती है। कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और संयोजकता में यह वृद्धि पृथक किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? बताते हैं कैसे। यदि ऑक्सीकृत होकर एक संयोजकता जब बढ़ रहा है, इधर और इधर दोनों साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, वही बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? चलिए, पोलोनियम, सिलिकॉन, बिस्मथ, बोरॉन। बोलिएगा बिस्मथ मेरा नहीं है। आइए, बिस्मथ एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। ठीक है, बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशील के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। ठीक है, कोई दिक्कत? ट्यूलेरियम और क्या है बोलिए, पोलोनियम और स्टाटीन। ठीक है, के बॉर्डर लाइन तत्व कहा जाता है। मेटेलाइट्स को बॉर्डर लाइन तत्व कहा जाता है क्योंकि वे धातु और गैर धातु दोनों के गुण वाले होते हैं और दोनों के बीच एक सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, क्या बोला गया? पोलोनियम को सर्वाधिक संख्या और समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, पोलोनियम प्रथम मानव निर्मित तत्व है। बोरोन का उपयोग अकार्बनिक ग्रेफाइट, अकार्बनिक बेंजीन तथा बेरिक एसिड बनाने में होता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। ठीक है, सिलिकॉन एक क्या है? अर्धचालक है। ध्यान से देखिएगा। गति का पहला समीकरण किसके बीच दर्शाया गया? चलिए, क्या S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है? V = क्या होता है? बोलिए, V = क्या होता है? U प्लस AT होता है। बताइए, V² = U² माइनस क्या होता है? या प्लस होता है? प्लस 2AS। यही 3 फार्मूला है। पहला क्या है जो बताइए? पहला बोलिएगा, ये पहला है मेरा। ठीक है, चलिए, क्या दर्शाया गया है बताइए। चलिए, वेग और समय को दर्शाया गया। कोई दिक्कत? बताइए। वेग और समय को दर्शाया गया। आइए देखिएगा। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया था। गति का समीकरण कौन दिए थे? गैलीलियो ने। चलिए, पहला क्या है? V = U प्लस AT, जिसमें वेग और समय का संबंध बताता है। दूसरा S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, चलिए, क्या बताता है? यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या हो गया? स्थिति क्या होता है? और क्या होगा? स्थिति और समय। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए T बच रहा है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? ये कटेगा, ये कटेगा, क्या होना चाहिए? वेग और S मतलब स्थिति। कोई दिक्कत? चलिए, आइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, ये चौथा है जो इसी से डेरिवेट होकर बना है। nवां समय तक निकालने का फॉर्मूला, तो Sn बराबर क्या होता है? U प्लस हाफ हो गया A, मतलब लास्ट n - 1। कोई दिक्कत? यहाँ T के जगह पे
चलिए, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है क्या? अपने जीन का आधा हिस्सा, बिल्कुल सही है। आइए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो गलत है। अपने जीन का एक चौथाई नहीं, आधा आधा दोनों देते हैं। यौन प्रजनन में पुरुष 22 देता है प्लस एक्स देता है, ठीक है। महिला 22 प्लस एक्स तो लड़की होगी, ठीक है। एक्स एक्स जब मिलता है तो लड़की होता है, एक 22 और एक्स मिलेगा तो लड़का होगा, ठीक है। मेल में ये एक क्षमता होता है जो कि एक्स वाई दोनों दे सकता है। यदि लेडीज में क्या होता है, दोनों एक्स एक्स होता है, ठीक है। यदि ये एक्स और ये एक्स मिल गया तो क्या होगा, गर्ल। ये एक्स ये वाई मिल गया होगा क्या, बॉयज, ठीक है। चलिए, जोहानसन ने 1905 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। कौन, जोहानसन। डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया था। डीएनए का वह छोटा खंड जिनमें अनुवांशिक कूट निहित होता है उसे जीन कहलाता है, ठीक है। डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें अनुवांशिक कूट निहित होता है उसे क्या कहलाता है, जीन। अनुवांशिक कोड कुल कितना होता है, 64, ठीक है। आइए, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत कौन दिया था, बोलिए। बीडीलेम टाइटम ने, बीडीलेम टाइटन ने। कोई दिक्कत? मानवों में कुल कितने जोड़े पाए जाते हैं, 23। टोटल गुणसूत्र 46। कोई दिक्कत? लिंग सहलंगता की खोज टीएच मॉर्गन ने किया था, ठीक है। लिंग सहलंगता कौन, टीएच मॉर्गन ने किया था। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। चलिए, एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्व का एक परमाणु, एक यौगिक का एक परमाणु। चलिए, यहाँ देखिएगा क्या होगा, एक तत्व का एक मोल होगा, नहीं, क्या होगा, गलत होगा। ये तो होना चाहिए, हो जाएगा जी, ठीक है। एक यौगिक का एक मोल, ये भी हो सकता है। एक तत्व का एक परमाणु, ये भी हो सकता है। गलत कौन है, एक यौगिक का एक परमाणु, ये देखिए गलत है। ऑप्शन नंबर मेरा डी गलत होगा, जो कि आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है, पढ़िएगा। देखिए, एक यौगिक का एक परमाणु कथन गलत है, ठीक है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। यौगिक मतलब क्या होता है, बहुत सारा, ठीक है। आइए, देखिए, एक यौगिक का एक परमाणु, यही गलत है, ठीक है। एक तत्व का एक परमाणु हो सकता है, एक यौगिक का एक मोल हो सकता है, ठीक है। आइए, निश्चित अनुपात, समांगता, विशिष्ट गुण, ऊर्जा परिवर्तन, पृथक्करण एवं रासायनिक बंधन आदि यौगिक को कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है। मिश्रण में अवयवी मिश्रण, पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं और उन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ऐसे आप डायरेक्ट नहीं मिश्रण को अलग कर सकते हैं, ठीक है। वायु गैस में जल वाष्प का मिश्रण, शुद्ध वायु में समागम का मिश्रण। मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो अधिक से शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोजन के मिलने से बनता है तथा इसे पृथक किया जा सकता है, ठीक है, उसे मिश्रण कहा जाता है। आइए, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, बताइए। क्या ईस्ट हो गया, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, प्लेनेरिया हो जाएगा या हाइड्रा हो जाएगा। मुकुलन विधि से क्या प्रजनन करता है, बोलिएगा हाइड्रा। कोई दिक्कत? चलिए, ऑप्शन नंबर मेरा डी सही जवाब है, हाइड्रा होगा। विखंडन विधि, ठीक है, द्विखंडन उदाहरण कौन सा है, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमिनिया, ठीक है। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम। मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट। बीजाणु का निर्माण राइजोपस एवं म्यूकर आदि द्वारा। बीजाणु का निर्माण म्यूकस या राइजोपस द्वारा। पुनर्जनन हाइड्रा, उदाहरण क्या है, बोलिए, प्लानेरिया। फर्मेंटेशन समुद्री एनेमोन। कायकी प्रवर्धन हरी घास, बायोफाइलम या मनी प्लांट, आलू, प्याज, केला आदि, ठीक है। कोई दिक्कत? गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब, क्या गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, चलिए, क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है, बताइए। एक दर्पण में बता देता हूँ, गोलाकार दर्पण, इसको प्रतिबिंबित क्षेत्र को, केंद्र को क्या कहा जाता है, बोलिए, पोल कहा जाता है। कोई दिक्कत? आइए, एक गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को पोल कहा जाता है। उत्तल एवं अवतल दोनों ही दर्पण किसी गोले को कटे भाग होते हैं, ठीक है।
जिसे क्या बोला गया है यहाँ, देखिए क्या गोले का यहाँ केंद्र होना चाहिए, ठीक है, केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलने वाली रेखा दर्पण प्रधान अक्ष रेखा कहलाती है। चलिए, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। F बराबर क्या होता है, R/2। कोई दिक्कत? चलिए, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कण के बीच का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल का नियम दिया था? चलिए, कौन दिए थे? कूलम दिए थे, चार्ल्स कूलम। बताइए क्या होता है इसका फॉर्मूला? K(Q1 × Q2/R²। चलिए, क्या होता है? ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए ही फॉर्मूला होता है K(Q1 × Q2/R²। ठीक है, F = K(Q1 × Q2/R²। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा, चार्ल्स कूलम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच का आकर्षण प्रतिकर्षण बल का नियम प्रतिपादित किए थे या बताए थे। ठीक है, कूलम अपने प्रयोग में आधार पर दो आवेशों के बीच के, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल के आवेश के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती दिए थे। देखिए F = क्या होता है, K(Q1 × Q2/R²। यही लिखा हुआ है, जहाँ पे K बराबर क्या होता है, 1/4 πε0। ठीक है, चलिए इसका मान क्या होता है, 9 × 10⁹ आइएगा, लिखा हुआ है, यह नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम कहलाता है। आवेश SI मात्रक क्या होता है, कूलम। 1 एम्पेयर 1 कूलम/1 सेकेंड। कोई दिक्कत? विद्युत धारता का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत धारता का SI मात्रक क्या होता है, फैराडे। कोई दिक्कत? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? चलिए बताइए। अमोनिया क्या धनायन है? अमोनियम बोलिएगा, NH4+ होता है, इसी को धनायन बोला जाता है। चलिए आइए, ऑप्शन नंबर D मेरा बिल्कुल सही जवाब है। क्या बोला गया, कुछ बताइए पढ़ के हमको। बोला गया क्या? अमोनियम NH4 एक धनायन है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्रेट है। अमोनिया का औद्योगिक निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। N2+3H2 इसको किया जाता है क्रिया, तो क्या बनता है, 2NH3 + 2400 कैलोरी, 1000 कैलोरी। ठीक है, यहाँ देखिए बताया गया। अमोनिया को सर्वप्रथम प्रिस्टले ने बताया था। ठीक है, अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल, यूरिया, अमोनियम लवण, कृत्रिम रेशा, आंसू गैस, विस्फोटक, बर्फ आदि बनाने के लिए किया जाता है। द्रव अमोनिया का प्रयोग प्रशीतकों में प्रशीतन के लिए किया जाता है। द्रव अमोनिया का प्रयोग किया जाता है प्रशीतकों का प्रशीतन के लिए। चलिए आइए, और क्या बोला गया है देखिएगा। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? क्या प्रोस्टेट होता है, वृषण होता है, वसा डेफरेंस होता है, या फिर बरीय पुटिका होता है? बोलिएगा, टेस्टिस होता है। कोई दिक्कत? टेस्टिस होता है। आइए, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग क्या होता है? वृषण यानी टेस्टिस। मनुष्य का नर जनन अंग निम्नलिखित अंगों का बना होता है, जैसे वृषण एवं वृषणकोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग एवं शिश्न एवं प्रोस्टेट का कॉर्पस ग्रंथियाँ। प्रोस्टेट का कॉर्पस ग्रंथियाँ द्वारा निर्मित होती है। चलिए, निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इन्वर्स। ऑप्शन नंबर मेरा B मतलब C सही जवाब है। चलिए, निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इन्वर्स।
कोई दिक्कत? चलिए c इक्वल टू क्या होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? चलिए एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय दूरी मापने वाला मात्रक क्या है? पार्सेक। एक पार्सेक 3.08, 1 पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16। वन प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15। कोई दिक्कत? चंद्रमा से प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होता है बताइए? चलिए बोलिएगा निर्वात में। प्रकाश का सबसे पहले वेग कौन नापे थे? रोमर ने। चंद्रमा पर परावर्तित प्रकाश का पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है? 1 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का कितना होता है? लगभग 500 सेकेंड, मतलब कि 4 मिनट 20 सेकेंड। कोई दिक्कत? कहीं कहीं 19 सेकेंड भी रहता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत? यदि घोल से धातु A तथा धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो A क्या होगा? चलिए क्या घोल A से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो A क्या होगा? क्या B की तुलना में अधिक क्रियाशील होगा? बोलिए। बिल्कुल होगा। हम लोग पढ़े हैं कि जो ज़्यादा मजबूत रहता है वो कमज़ोर वाला को हटा देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि घोल A धातु B को प्रतिस्थापित करती तो धातु A B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। अभी बताए थे। ये देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी हो जाता है, जो मजबूत होता है कमज़ोर वाला को हटा के खुद वहाँ पे चला जाता है। चलिए यही लिखा हुआ है, यहाँ समझाया हुआ है। देखिए ना जी, Cu कमज़ोर है और Fe मजबूत है, तो Fe चला गया यहाँ पर, FeSO4 हो गया, Cu बाहर निकाल दिया। ठीक है, आपको हम क्या बताए थे बताइए? काना का मांगे अल्मुनियम, जिंक, एसएन, पीबी, हाइड्रोजन, बोलिए Au, Ag, इस प्रकार से लिखे थे। उसी दौरान ये होता है। चलिए यहाँ भी वही चीज़ दिया हुआ है। सोचिए अमोनियम साइनाइड को बनाता है तो क्या बनता है? यूरिया बनता है, NH2CONH2। चलिए संक्रमण तत्व क्या होता है बताइए? ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, पढ़ के बताइए। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, जो बताइए क्या बोला गया? वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उसको संक्रमण तत्व बोला जाता है। वह तत्व जिनमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों गुण होते हैं, इनमें से सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। क्या कौन सा सही है जो बताइए? देखिए तो क्या ऑप्शन बोला गया? ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए वे तत्व जिनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में आता है तथा तत्वों का डी कक्ष आंशिक भरा हुआ रहता है, ठीक है, उन्हें संक्रमण धातु कहते हैं। वर्ग 3 से लेकर 11 में पाया जाने वाली ए ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण धातु तत्व कहते हैं। चलिए संक्रमण तत्वों का उपयोग मिश्र धातुओं को निर्माण में किया जाता है। आइए, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है, मतलब ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ तो मिस्टेक है। ये देखिए यहाँ विद्युत ऊर्जा नहीं होगा, यहाँ होगा मोटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए मैं लिख देता हूँ, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। बहता हुआ पानी क्या है? गतिशील बहाने में बंदूक से छोड़ी गई गोली, समझे? ये सब गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। किसी वस्तु के
रूप स्थित स्वरूप आकार में हो उसमें स्थिति ऊर्जा होता है। तना हुआ धनुष, ऊंचाई पर उठाया गया हथौड़ा, एक बांध जिसमें पानी रोका हुआ रहता है उसमें स्थिति ऊर्जा होता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचार का संग्रह होता है? चलिए, विचार किस में आता है बोलिएगा? फ्रंटियल में, मतलब कि कहाँ है? फोर ब्रेन मतलब अग्र ब्रेन, मतलब आगे वाला में जो भी विचार आता है इसमें आता है, खोपड़िया में। ठीक है, बोलिए, कहीं कोई दिक्कत? आइए, अग्र मस्तिष्क का वह भाग जिसमें विचारों का संग्रह होता है। ठीक है, मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देखिए, अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क और डाइएनसेफ्लॉन कहते हैं, डाइएनसेफ्लॉन कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए, प्रमस्तिष्क मतलब आगे वाला जो है, चिंता, स्मरण, प्रेम, घृणा, भय, हर्ष, कष्ट का केंद्र होता है। सब कुछ यही होता है, दुख तकलीफ जो भी है सब इसी में है। ठीक है, चलिए, क्या बोला गया? आइए, डायनेसेफ्लॉन अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द को रोने जैसी क्रिया का नियंत्रण करता है। होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो क्या कौन से यौगिक उत्पन्न होता है? बोलिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए क्या होता है, MgOs। ठीक है, MgO। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। Mg क्या है? चलिए, O2 गैस है, ये सॉलिड है, तो 2MgO इस रूप में बनता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग पेट अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। पेट की अम्लीयता, पेट नहीं, पेट, स्टोमक। चलिए, मैग्नीशिया क्लोरोफिल का आवश्यक संघटक है। मैग्नीशियम एक अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यह प्रतिपादित प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। चलिए, मैग्नीशियम का उपयोग फ्लैश लाइट, रिबन बनाने के, फोटोग्राफी, आतिशबाजी, ग्रेनाड अभिकारक बनाने में किया जाता है। मतलब कि पटाखा बनाने में भी इसी का यूज होता है। ठीक है, क्या बोला गया? महासागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसका अतहीन स्रोत उत्पन्न करती है? चलिए, बताइए किसका स्रोत उत्पन्न करती है? बोलिएगा मीथेन का। कोई दिक्कत? सड़ा गला पदार्थ, गोबर से, धान के खेत से क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। मीथेन अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मीथेन को मार्क्स गैस भी कहा जाता है। लंबे समय मीथेन सोडियम एसीटेट को सोडियम में के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शैवालों में विशाल मात्रा में मीथेन अंतरिक्ष उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मीथेन का आकृति समचतुष्फलकीय होती है। शैवाल का अध्ययन क्या होता है? फाइकोलॉजी। बोले ना, फस कल भी बताए थे हम। फस से फाइकोलॉजी, से शैवाल का अध्ययन। ठीक है, न्यूटन द्वारा गति के नियम शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? चलिए बताइए, क्या ज्यामितीय का आविष्कार किया गया था या फिर गणना का आविष्कार किया था? बोलिएगा, गणना का आविष्कार किया था। कोई दिक्कत? चलिए, न्यूटन का गति का नियम क्या है? गणना शाखा का आविष्कार किया गया था। ठीक है, कैलकुलस निरंतर परिवर्तन का गतीय अध्ययन है। कैलकुलस 2 शाखा में है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ज्यामितीय का अन्वेषक यूक्लिड हैं। ठीक है, लॉजिक के अन्वेषक कौन है? अरस्तु। लॉजिक के अन्वेषक अरस्तु। बीजगणित के जनक कौन है? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बड़ा लोग है, इतना पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, बीजगणित कौन दिया था? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, आइए, और आई थिंक ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? बताइए। ठोस विलयन का। कोई दिक्कत? मिश्र धातु किसका? ठोस विलयन का। चलिए,
आइए, एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। दो या दो अधिक पदार्थों को ऐसे समांगी मिश्रण जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता उसे विलयन कहा जाता है। कोलाइड एक प्रकार का विसमांगी विलयन है। द्रव एवं ठोस कोलाइडी विलयन का सॉल कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहा जाता है, जो कम होता है उसे विलयक कहा जाता है। ठीक है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। निलंबन एक क्या विसमांगी मिश्रण है। चलिए यहीं तक आज है, इसके आगे नहीं है। थैंक्स। देखिए ये सेट नंबर आप लोग का 7 था। ठीक है। और जिन्होंने मेरा इससे पहले वाला सेट नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग। और देखिए ये मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि वन लाइनर के दौर पर भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है। क्या मिश्र धातु किसका उदाहरण है बोलिएगा, ठोस विलयन का उदाहरण है। बस एक वर्ड में निकल जाइए। और मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ। ठीक है। थैंक्स आप लोग देखने के लिए।